बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है और कॉलम में उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इंकशाफात किए हैं कि यूट्यूबर्स जो हैं वो हुकूमत से पैसे लेते हैं, पैसे लेकर सहाफ़ी को गालियाँ देते हैं, उस पर बात करेंगे। और दूसरा आप देख रहे हैं कि एक इंटरव्यू किया गया है यूट्यूबर्स की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का। पहले जिस तरह से इमरान खान साहब मीडिया को, एंकर्स को इंटरव्यू दे रहे थे, और एंकर्स का तो ये है कि उनको 2-2 घंटे का इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उनको जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो भी 1.5-2 घंटे का है। और 12 लोग थे। वो जैसे ही वो इंटरव्यू सामने आएगा, उसको जारी किया जाएगा, वो चलाया जाएगा, तो उस पर मज़ीद बात करेंगे उसमें कौन कौन था। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, और पूरी तफसील के साथ, और तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि शायद उस मुलाकात में हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो जैसे भी इंटरव्यू चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसमें हज़ारा बरादरी पर बात हुई, उसमें PDM पर बात हुई, उसमें फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर बात हुई, फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर पर बात हुई, महंगाई पर बात हुई, गवर्नेंस पर बात हुई, ब्यूरोक्रेसी पर बात हुई, बहुत सारे इशूज़ पर बात हुई। और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर को ये कहा मैंने कि जब मैंने ये ट्वीट किया कि प्राइम मिनिस्टर का अगर हम इंटरव्यू करें या उनसे हमारी मुलाकात हो तो क्या सवालात पूछने चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा कि 3000 से ज़्यादा सवालात थे। अब वो ज़ाहिर है वो आपसे तो नहीं पूछे जा सकते, वो आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स के मुतल्लिक़ हैं। तो उसमें भी ये अब डिसीजन हुआ है कि हर हफ्ते एक जो मिनिस्टर है वो आप ऐसा समझिए कटहरे में होगा, वो हमारे सामने होगा, और कोई सियासी बात नहीं होगी, कोई PDM का सवाल नहीं होगा, कोई और पॉलिटिकल बात नहीं होगी। टोटल जो फोकस है वो उस मिनिस्टर की मिनिस्ट्री होगी, उसका काम होगा, उसकी कारकर्दगी होगी, और उस मिनिस्ट्री से मुतल्लिक़ा जो सवालात हैं लोगों के, वो सवालात उनसे किए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि वो सवालात किए जाएं जो कि लोग सुनना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि 7 से 11 के टॉक शोज़ में अगर आप देखते हैं, PDM, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल, यही चीज़ें, कोई वो इश्यूज़ पे बात नहीं होती। जो हुकूमत की बरह रास्त जो गवर्नेंस, जो अवाम से मुतल्लिक़ है, उन पर बात ही नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये उस्मान डार साहब को ये तो बुला के पूछा जाता है कि जी आप नून लीग के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन उस्मान डार साहब से ये नहीं पूछा जाता कि कामयाब जवान प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है, कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। सानिया निश्तर साहबा को बिठाकर ये नहीं पूछा जाता कि वो जो आपने भैंसें देनी थी, गाय देनी थी, जो गरीब इलाकों में एक एक फैमिली को जो बेवाएँ हैं, उसका क्या हो गया है, क्या हो रहा है। ये नहीं पूछा जाता बिठा कर कि भाई आपने फ़लाँ इनिशिएटिव कहा था, उसका क्या बना है। वो चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो इंशाल्लाह अब हम जो रिपोर्टर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो और डिजिटल मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, जो वेबसाइट्स हैं आप देखते हैं बहुत सारी, इनके जो नुमाइंदे हैं वो आपके ये सवालात इन वज़रा से पूछेंगे और मुकम्मल चीज़ें आपके सामने रखेंगे, और जहाँ पे उनका में नज़र आएगा कि वो जवाब दुरुस्त नहीं देंगे तो वो भी हम उस पर बात भरपूर अंदाज से करेंगे। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे पहले भी अंदाज़ा था कि जब वो इंटरव्यू हम कर रहे थे तो मुझे अंदाज़ा था कि उसके बाद जिस तरह की तनकीद होगी, तो जब वो इंटरव्यू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर से पहला सवाल ही बलूचिस्तान की सूरत हाल पे किया गया, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात और ये सारी चीज़ें, उस पर उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया। उसके बाद ज़ाहिर एक एक सवाल सबने करना था। जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो क्योंकि ज़ाहिर है मुझे 8वें नंबर पे मौका मिला सवाल करने का, और ये भी था कि आगे 4 लोग और थे, उन्होंने भी सवाल करने थे, और मेरा ये अंदाज़ा था कि कोई ना कोई और भी इस हवाले से बात करेगा प्राइम मिनिस्टर से, उनका क्वेटा जाने के हवाले से। तो एंड के ऊपर जब वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो फिर मैंने, हालांकि वो बड़ा ऑकवर्ड सा था मेरे लिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल एक तरह से खड़े हुए, और उनकी टीम भी खड़ी हुई, जो मिलिट्री सेक्टर और बाकी लोग थे। मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा सर ये ज़रूर बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब कि क्वेटा आप नहीं गए, आपको जाना चाहिए था, तो आप क्यों नहीं गए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैंने जाना है, मैं किसी भी वक्त क्वेटा जाऊँगा। और ये उन्होंने कहा कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है कि हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनकी जानें बचाने के हवाले से हम क्या कर रहे हैं, उस हवाले से मुसलसल हम काम कर रहे हैं। मज़ीद चीज़ों को बेहतर करेंगे। जाम कमाल साहब के साथ मिलकर, जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें सूबाई मैटर्स हैं, उनके साथ मिल के हम बहुत कुछ कर रहे हैं, करेंगे। और मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, और ये बहुत बड़ा एक सानिया है। और उन्होंने ये कहा कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ जाने का, और किसी भी वक्त मैं क्वेटा जाऊँगा। ज़ाहिर है अब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास जो चीज़ें वो हमें तो नहीं बताएंगे कि अगर वो अब तक नहीं गए वो क्यों नहीं गए। सब लोग अंदाज़े लगा रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन ये है कि मेरी राय ज़ाती तौर पे ये ज़रूर है। मैंने कल एक वीडियो की थी, उस वीडियो में आप सुन सकते हैं, मैंने ये ज़रूर कहा था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर क्वेटा नहीं भी गए थे
तो डी चौक पे जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को कम से कम वहाँ तक चले जाना चाहिए था, जाकर और वहाँ मिलते अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की यहाँ पर लीडरशिप बैठी थी। तो बहरहाल मेरी ज़ाती राय यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बिल्कुल जाना चाहिए था। और ज़ाहिर है उनके पास, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि जो इनके पास अगर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं, कोई सिक्योरिटी की आ रही हैं कि वहाँ पर ये इतलात थी कि खुदा न खास्ता कोई सानिया हो सकता है, कोई और दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, क्योंकि ये हमें पहले मिलती हैं, इसकी मिसालें बहुत सारी। आप देखें जब कोयटा में वो वकला को शहीद किया गया था, तो इसी तरह से हुआ था कि एक वकील को शहीद किया गया, जब उनको लाया गया हॉस्पिटल, तो फिर वहाँ पर जब वकला सारे पहुँचे तो फिर वहाँ पर धमाका हो गया। DI खान में हमारे पास मिसाल मिलती है कि वहाँ पर भी इसी तरह से एक टारगेट किलिंग हुई। जैसे ही उनको लाया गया हॉस्पिटल और वहाँ पर सारे उनके जो लोग पहुँचे, उनकी तंजीमें पहुँची, जमातें पहुँची, तो वहाँ पर धमाका हो गया। इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई इस हवाले से इतला नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर गए क्यों नहीं हैं। सिक्योरिटी वजूहात थी, कोई और इतलात थी, कोई उनको पता था। जो ये भी आ रहा है कि ये भी रिपोर्ट्स थी कि कुछ लोग वहाँ पर जो है वो उसमें थे, वो लोग नहीं जो मेन वर्सा हैं शोधा के, वो लोग नहीं जो मेन वहाँ पे लीडरशिप है, उनकी बात नहीं हो रही थी। कुछ ऐसी बताया गया सोर्सेज से जो चीज़ें चल रही थी कि कुछ लोगों के बारे में ये था कि वो वहाँ पर बदनज़मी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के आने पर कोई इस तरह का कोई मामला किया जाएगा जो एक बड़ी एम्बेरसमेंट होगी प्राइम मिनिस्टर के लिए या और पाकिस्तान के एज ए वज़ीर आज़म उनके लिए। और ये भी था, कुछ ये भी चीज़ें चलती रहीं कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाएंगे भी तो भी कुछ लोग जो है वो वहाँ पर ये कह देंगे कि हम फिर भी नहीं दफनाते अपने लवाहिकीन को। तो वो भी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि प्राइम मिनिस्टर के आने के बावजूद ये मसला नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जो लीडरशिप मौजूद थी वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो हम प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कह रहे कि आप मुस्ताफ़ी हों, हम प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क के बड़े हैं, आप आएँ और आप इन लोगों का गम बांटें। तो मेरे ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जाना चाहिए। मैं ये 5वीं बार कह रहा हूँ। तो ये जो एक तासुर है कि हम पता नहीं प्राइम मिनिस्टर के वहाँ ना जाने को जस्टिफाई करेंगे, तो मैं तो ज़ाती तौर पर इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जाना चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूँ कि हामिद मीर साहब ने जो ये कहा है कि यूट्यूबर्स को कोई पैसे जैसे मिलते हैं, मैं आपको एक ये बताऊँ कि मार्च में हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे और प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने आना था मुलाकात के लिए, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की टीम बैठी थी। डॉक्टर असलान खालिद तो फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया में, तो वो अरेंज कर रहे थे। अभी भी ये मुलाकात और ये इंटरव्यू जो है वो उन्होंने अरेंज किया था डॉक्टर असलान खालिद साहब ने। लेकिन कुछ और भी उनकी मीडिया की जो टीम थी वो बैठी थी। उनकी जो मीडिया की टीम है ना, सोशल मीडिया की नहीं, सोशल मीडिया में तो असलान खालिद साहब थे, इमरान गजाली साहब थे, अजहर मिशवानी साहब थे, ये लोग थे सारे उस मुलाकात में भी, मार्च वाली की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मीडिया की टीम थी, मीडिया की टीम में से एक जो उनके टीम के मेंबर हैं, उन्होंने एक सजेशन दी प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले। उन्होंने कहा कि मेरी सजेशन ये है कि ये जो ऐसे यूट्यूबर्स जिनके यूट्यूब चैनल ज़्यादा नहीं चलते, उनको हुकूमत को कोई जो है वो फाइनेंशियल उनकी हेल्प करनी चाहिए, और या उनको कोई मतलब कुछ सरकारी ऐड वगैरह देने चाहिए। और या उन्होंने कहा कि उनको एटलीस्ट ये है कि उनके जो वीडियोज़ हैं वो PTI के ऑफिशियल पेजेस पे शेयर करनी चाहिए उनके लिंक, ताकि उनके व्यूज़ आएँ और उनको कुछ इनकम हो सके। मैंने वहाँ जितने लोग थे वो सब गवाही देंगे, मैंने वहाँ पर इस चीज़ की मुखालफत की। मैंने मुखालफत ये की, मैंने कहा देखें, जो करंट अफेयर्स करने वाला है वो आप पे तनकीद भी करेगा, आपके अच्छे कामों की तारीफ़ भी करेगा, आपके गलत कामों पे वो उसको पॉइंट आउट भी करेगा। आपके मिनिस्टर कुछ गलत करेंगे वो तनकीद करेंगे। तो आप जब किसी को पैसे दे रहे होंगे तो वो कैसे आप पे तनकीद कर सकता है। और मैंने कहा मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप जो है वो पैसे दें। और असलान खालिद साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि हुकूमत को करंट अफेयर्स के किसी यूट्यूबर को पैसे नहीं देने चाहिए। और साथ ही जो ऐड की पॉलिसी है वो सबके लिए पॉलिसी आ रही है, यूट्यूबर्स के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी मेरे देखने वाले इस बात के गवाह हैं। मैं ये पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर सरकारी ऐड यूट्यूबर्स को, डिजिटल मीडिया को मिलने शुरू होंगे भी सही, वो यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, वो बेसिकली मेन जो है वो वेबसाइट्स के लिए हैं। वेबसाइट्स के लिए कैसे हैं कि अब एक अखबार है, कितने लोग पढ़ते हैं वो अखबार, लेकिन आप siyaset.pk को देख लें, आप इसी तरह उर्दू पॉइंट को देख लें, आप डेली पाकिस्तान को देख लें, आप औसाफ को देख लें, डेली औसाफ को देख लें, आप इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको अगर आप देख लें
कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं जो उनके विजिटर हैं, तो उन लाखों लोगों तक वो ऐड पहुंच जाएगा अगर इन वेबसाइट पर लगेगा, और उनका उसका खर्चा भी शायद किसी भी इदारे का वो कम होगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे ऐड डिजिटल मीडिया को चले गए हैं, तो ये एक पॉलिसी आ रही है, लेकिन मैंने ये भी अनाउंस किया था कि ये पॉलिसी आ भी गई तो मैं सरकारी ऐड नहीं लूँगा। और मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर कोई ऐसी कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ होगी, कोई पब्लिक अवेयरनेस की चीज़ होगी जो आवाम के मफाद के लिए होगी, वो अगर ऐड में चलाऊँगा भी सही, तो मैं उसके बिल्कुल उसके पैसे नहीं लूँगा। और ये मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सजेशन जब आई थी तो ये डिजिटल मीडिया टीम की तरफ से नहीं थी, डॉक्टर असलान खालिद की तरफ से नहीं थी, अजहर मिशवानी या इमरान गजाली साहब की तरफ से नहीं थी, और उस वक्त टीम भी पुरानी थी, फिरदौस कमान साहबा थी, उनके साथ कुछ और लोग थे, और ये फिरदौस कमान साहब की भी नहीं थी, अब तो वैसे शिबली फराज साहब हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब ज़रा ये आते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं हुकूमत से तो दूर की बात है, मैं तो इंडिविजुअल से भी ये मतलब पैसे लेना तो दूर की बात है। जिस दिन आप पैसे लेना शुरू हो जाएं, तो जब आप हराम इस तरह से लेने लग जाएं तो उस दिन के बाद आपकी इज़्ज़त नहीं रहती, फिर आप बहुत सारे आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बल्कि मैं तो इंडिविजुअल्स जो हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर से लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे कहते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपको कोई गिफ्ट भेजना है, ये वो। मैं बहुत ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी मैं, और माजरत करता हूँ कि जी मैं गिफ्ट नहीं ले सकता। उसकी एक वजह है, आज आप किसी से गिफ्ट ले रहे हैं, एक अपनी मसरूफियत इस तरह की होती है, सुबह से रात तक इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है, सारा दिन। कल को आप कोई जो है वो कॉल्स करता है, आप उसकी कॉल नहीं ले सकते, आपको एक बड़ा वो होता है कि यार एक बंदा आपसे इतनी एक मोहब्बत कर रहा है, आपको इतना वो कर रहा है कि आपको वो बाहर से गिफ्ट भेज रहा है, आप उसका फ़ोन तक नहीं सुन रहे, और अब उसको तो नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में। तो इस तरह से वो चीज़ें होती हैं बहुत सारी। तो मैं तो इसलिए इन चीज़ों से बड़ा जो है वो कतराता हूँ, और लोगों को यही कहता हूँ कि बस आप दुआ किया करें, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो देखते हैं कि आप दुआ किया करें, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। गिफ्ट का कोई मसला नहीं है, ना ही मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, 4-5 लोगों ने इस पूरे जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया, 4 या 5 लोगों ने, वो भी बहुत ज़्यादा कहकर ज़बरदस्ती गिफ्ट दिए या भेजे, लेकिन मैं और आइंदा के लिए भी मैं बता रहा हूँ सबसे कि मैं जो है वो बिल्कुल इस मामले में नहीं लेता गिफ्ट, और ना ही मैं समझता हूँ ये लेने चाहिए। बाकी सैर है, वो एक बंदा इखलास से दे रहा होता है, मोहब्बत से दे रहा होता है, लेकिन मैंने अपनी मजबूरी बता दी है कि मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं कि वो चीज़ें फिर वो नहीं मैनेज हो पाती। अब हम बात करते हैं कि हामिद मीर साहब ने जो कॉलम लिखा है, पहले तो उन्होंने लिखा है कि मोबाइल के बारे में लिखा है कि जी वो जो मोबाइल के कितने नुकसानात हैं, कितनी फ़ोन कॉल्स आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने नंबर चेंज किया तो मेरा नंबर जो नया था वो उसमें मुझे कुछ ख़वातीन के फ़ोन आने लगे, और वो फ़ोन पर बहकी बहकी बातें करने लगी। मैंने एक मेहरबान को ऐसी 3 ख़वातीन के फ़ोन नंबर देकर क्वाइफ मालूम किए तो होश ठिकाने आ गए। तीनों का ताल्लुक़ एक ही शहर और एक ही इदारे से था, और तीनों का हदफ ही एक ही था। यहाँ पे भी उन्होंने तासुर दिया, जैसे वो इस तरह की, ये सारे उनके तज्ज़िये वो सारे इसी तरह से होते हैं। मुझे किसी ने बताया, मैंने किसी से पूछा, मुझे मिनिस्टर्स के फ़ोन आए, मुझे मीटिंग्स अंदर लोगों ने पूछा, हुकूमत के लोग मुझसे पूछे, नहीं, ये एक उनका सेट पैटर्न है। और साथ वो हर फौत होने वाले से मंसूब बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो ये उनका एक तयशुदा वो असूल है, एक तरीक़ाकार है। फिर वो कहते हैं जी, अब आएँ जी इंटरेस्टिंग चीज़ पे। वो कहते हैं कि काफ़ी दिन से एक नौजवान सहाफ़ी बार बार व्हाट्सएप पर मुझे पैगाम भेज रहा था कि उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उसे मुझसे इंटरव्यू के लिए टाइम चाहिए। मैंने उसे जवाब में कहा कि मेरे बहुत से जानने वालों ने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए हैं और वो मुझसे वक्त मांगते हैं। मैंने आपको वक्त दिया तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मेरी तरफ से माजरत कबूल करें। उस नौजवान साफ़ी ने मेरी माजरत कबूल करने के बजाय इसरार बढ़ा दिया। मैंने उसे जवाब देना छोड़ दिया तो उसने फतवा सादर किया कि आप बड़े मगरूर हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं खामोश रहा तो अगले रोज़ उसने माजरत का पैगाम भेजा और कहा कि ठीक है, आप इंटरव्यू का वक्त ना दें, एक छोटी सी मुलाकात का वक्त दे दें। मैंने उस नौजवान को अगली शाम दफ्तर बुला लिया। आते ही उसने पूछा कि मेरे पास कितना वक्त है। मैंने कहा कि आप समझदार हैं, शाम को हमारा काम का वक्त होता है, आपने जो भी ज़रूरी बात करनी है वो जल्दी से कर लें। उस नौजवान ने सबसे पहले तो ये बताया कि वो पिछले चंद माह से बेरोज़गार है और अपनी रोज़ी रोटी के लिए एक यूट्यूब चैनल को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने बताया कि कुछ अर्सा पहले उसे मालूम हुआ है कि हुकूमत ने कुछ यूट्यूब चैनल्स को इख्तियार देने का फ़ैसला किया है, तो उसने भी मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक ब्लैक एंड वाइट में कोई फ़ैसला नहीं हुआ यूट्यूबर्स को इश्तिहार देने का। तो वो कहता है कि उस यूट्यूबर ने मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया। पहले तो पूछा गया कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, फिर कहा गया कि आपके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप फॉलोअर्स बढ़ाएं फिर हमारे पास आएँ। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं मुसलसल प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है
अरसलान खालिद साहब हैं या कुछ और लोग थे, वो भी पहले ये चीज़ें मना रहे थे। तो ये चीज़ मुझे कहीं नहीं किसी ने कही कि फॉलोअर्स के ऊपर कोई उनका था कि इतने फॉलोअर्स हो, मेरे कम अज़ कम ये नोटिस में नहीं है। अच्छा, जब उस नौजवान के फॉलोअर्स 4-5 हज़ार हो गए तो वो दोबारा मुतलका लोगों के पास गया और इश्तिहार मांगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये कह रहे हैं सब्सक्राइबर्स उसके 5,000 थे, तो 5,000 सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं अब आगे कहानी डालने के लिए कि उन्होंने जब 4-5 हज़ार हो गए तो वो दोबारा मुतलका लोगों के पास गया और इश्तिहार मांगा। उन्होंने कहा कि इश्तिहार तो नहीं है, लेकिन हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, आपको भी हमारी मदद करना होगी। नौजवान ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद करूँ? उन्होंने कहा कि आपको अपने यूट्यूब चैनल से कुछ सियासतदानों के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करने होंगे। उस नौजवान यूट्यूबर ने रोज़ी की खातिर ये काम शुरू कर दिया। फिर एक दिन उस नौजवान से कहा गया कि अगर तुम कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी प्रोग्राम कर दो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। नौजवान ने पूछा कि कौन से सहाफ़ी? उस नौजवान के हाथ में 5 सहाफ़ियों की एक फ़हरिस्त थमाई गई और साथ में तहरीरी गाइडलाइन भी पकड़ाई गई। नौजवान ने फ़हरिस्त में मेरा नाम देखा तो अपने मददगार से कहा कि हामिद मीर पर पुराने इल्ज़ामात बार बार लगाने से बेहतर है कि जिन इल्ज़ामात की फ़हरिस्त आपने मुझे दी है मैं उनसे इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब ले लेता हूँ। मददगार को यह आइडिया पसंद आया। उसने शर्त आयद की कि इस इंटरव्यू के कांट छांट वो खुद करेंगे। फिर जब नौजवान ने इंटरव्यू के लिए वक्त मांगना शुरू किया तो मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की। अब वो मेरे सामने बैठा झुकी झुकी नज़रों के साथ कह रहा था कि पिछले दिनों लाहौर के एक सहाफ़ी ने आपके हक़ में यूट्यूब पर प्रोग्राम किया तो उस पर बहुत लाइक्स आए और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए, लेकिन मुझे तो रोज़ी रोटी भी कमानी है। मुझे कहा जा रहा है कि हामिद मीर के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर दो तो बड़ा फ़ायदा होगा। नौजवान ने कहा, 3 साल पहले एक मुश्किल में आपने मेरी मदद की थी, मैं आपका वो एहसान नहीं भूला। आज मुझ पर एक एहसान और कर दें। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या कर रहे हैं? कहने लगा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं आप पर वो तमाम इल्ज़ामात लगा दूँ जिनकी फ़हरिस्त मुझे दी गई है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा तो कहने लगा कि एक साबिर इंसान से पूछकर उसके ख़िलाफ़ कलमा नाहक कहना है। मेरी हंसी छूट गई, वो भी हंसने लगा। मैंने उससे इजाज़त दे दी। वो मुस्कुराता हुआ वापस चला गया और मैं उन साहिबान इख्तियार को दाद देने लगा जिन्होंने नौजवानों की बेरोज़गारी दूर करने के लिए कैसे अनोखे तरीके दरियाफ़्त किए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि हामिद मीर साहब पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रोग्राम किए हैं तो वो मैं हूँ। और मैं आपको ऑन ओथ ये कह रहा हूँ कि मुझे कभी नहीं कहा गया कि हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करें। उसके बाद मलिया हैं, मलिया उनके पास नहीं जा सकती। उसके बाद मी उमर इनाम है, उमर इनाम उनके पास नहीं गए, मैं गारंटी देता हूँ आपको। उसके बाद मुगीस अली हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फयाज़ राजा साहब हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, उनकी मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ। ज़मीर मुस्तफ़ी हैं, मोहम्मद ज़मीर, सवाल ही पैदा नहीं होता। अनम शेख उनके ख़िलाफ़ करती हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वो नहीं गई। इसके अलावा मैंने उबैद भट्टी हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने तो यूट्यूब चैनल अभी अपना शुरू किया है। ये वो लोग हैं जो मेरी नज़र से गुजरे हैं और मैं सारे दिन क्योंकि यूट्यूब देखता रहता हूँ, मैं यूट्यूबर्स को जानता हूँ। बहुत से लोग मेरे साथ राब्ते में। जमशेद अंसारी साहब हैं, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ किए हैं। आबिद अंदलीब हैं, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ किए हैं। और कौन है जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ किए हैं? जो ये मैं जानता हूँ, जिन्होंने मेरे सामने है कि जिन्होंने इनके हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ किए हामिद मीर साहब के ऊपर, कभी कोई इनके पास नहीं गया। ये इस तरह की इन्होंने कहानी लिखी है सिर्फ एक कहानी बनाने के लिए और अपनी अजमत और शान बयान करने के लिए कि मैं इतना आला ज़र्फ़ बंदा हूँ कि मैंने उसे कहा कि यार ठीक है, रोज़ी कमाओ मेरे पे तनकीद करके। हम उनके ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाते। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि आज तक मेरी सिर्फ एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिनके पास हामिद मीर साहब के हवाले से बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा सर कुछ बता दें, सर कुछ बता दें। और उन्होंने मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा मैं अंडर ओथ हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, वरना वो अगर चीज़ें देना चाहते तो बहुत कुछ था उनके पास। तो ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने कोई रिटर्न को चीज़ें दी हों, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तक मैं इतना कुछ करता हूँ, मुझे आज तक नहीं हुआ। और मुझे तो इतनी ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ मेरे पास 3 बंदे भी हों, मैं उनको लगाऊँ तो इनकी पुरानी चीज़ें निकालने पे तो वो काम है। और कुछ चीज़ें मैंने इनकी निकाली हैं पुरानी, और वो बड़ी मुश्किल से निकाली हैं इनकी चीज़ें। और कभी उन दोस्तों से भी मिलवा दूंगा अगर उन्होंने इजाज़त दी कि किस दोस्त को मैंने कहा और कैसे निकलवाई इनके ख़िलाफ़ चीज़ें। इनके ख़िलाफ़ नहीं है, वो इन्हीं की चीज़ें हैं पुरानी, जो मैं दिखाऊंगा आपको कि वो क्या चीज़ें हैं इनकी, जो कि ये पहले क्या कहते थे, आप क्या कहते हैं, किस तरह से ये पहले किसके बारे में क्या कहते थे, आज क्या कह रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं और आपको सिचुएशन बताई है। तो ये बिल्कुल एक मन घड़त इल्ज़ाम है। मैंने आपको लोगों के नाम भी बता दिए कि कौन कौन इनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ करता रहा है, करता है।
और हम इनके खिलाफ वीडियोस करते रहेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इसलिए करेंगे इनके झूठ बेनकाब करने के लिए, इनकी मुनाफकत दिखाने के लिए, इनका दोहरा मेयार दिखाने के लिए, पीडीएम के लिए इनकी मोहब्बत दिखाने के लिए। और सिर्फ इनकी एक कि इमरान खान से 2 लड़ाइयाँ इनकी इमरान खान से। एक लड़ाई है कि इनको अनफॉलो क्यों किया था, दूसरी लड़ाई है कि इनके वालिद साहब के जो नाम पे अंडर पास था वो ख़त्म क्यों किया गया था। ये 2 इनकी लड़ाइयाँ, और इनकी कोई लड़ाई नहीं है इमरान खान से। और इससे पहले इनकी नवाज शरीफ से लड़ाई हुई थी, और नवाज शरीफ के बारे में जो ये लिखते रहे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनका कॉलम पढ़ के बताया है। हामिद मीर साहब को मैं दोबारा ये चैलेंज दूंगा कि अगर उनमें अखलाक की ज़रूरत है, नाम बता दें कि ये यूट्यूबर था, मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन ये इस तरह की मनगढ़ंत स्टोरियाँ लिखते हैं, और आप इनके 50 प्रोग्राम उठा कर देख लें जिसमें एज ए एनालिस्ट ये बैठे हैं। ये कहते हैं मुझे अभी फ़ोन आया यहाँ आने से पहले, मैं अभी उठ के आ रहा हूँ, मुझे उसने पहले बता दिया था कि वो गिरफ्तार होने वाला है, उनकी मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ फलां। ये इनका एक सेट पैटर्न है, मैंने आपको कहा ना। और ये मैं हैरान होता हूँ कि इतनी बार ये पकड़े गए हैं रंगे हाथों, फिर भी ये बाज नहीं आते, फिर भी यही कहते हैं मुझे फलां ने बताया। तो आप वो कह रहे हैं कि वो जो ट्विटर पे चल रहा था कि ये कि हुकूमत ने शायद को टारगेट दिया है कि इनके ऊपर आप इन सहाफ़ियों को तनकीद का निशान बनाएं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर का जो हमने इंटरव्यू किया, उस पूरे इंटरव्यू में किसी एक भी सहाफ़ी का नाम, एंकर का नहीं लिया गया। सिर्फ एक एंकर का प्राइम मिनिस्टर ने 6 बार हवाला दिया कि उस एंकर ने मेरा इंटरव्यू किया, और उसने मुझे कहा कि 22 करोड़ रुपए सिर्फ करप्शन किया ख्वाजा आसिफ ने, तो आपने उस बेचारे को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप अंदाज़ा लगाएं अखलाकी गिरावट का, कि वो कह रहे हैं कि 22 करोड़ की सिर्फ करप्शन किया है। तो वो कहते हैं कि ये हालत है इस मुल्क के मीडिया की कि वो किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है करप्शन को और करप्ट लोगों को, कि जी सिर्फ 22 करोड़ की तो बेचारे ने करप्शन किया और आपने उस बेचारे को पकड़ लिया है। तो वो कहते हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों के नज़दीक ये करप्शन मैटर ही नहीं करती 22 करोड़ की। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी जैसे वो इंटरव्यू चलेगा तो आपको चीज़ें बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।